बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मेरे साथियों, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्लैक थंडर सीरीज़ के 12वें हिस्से ब्लैक थंडर सेक्शन के साथ की लिखारी है मजहर करीम एमबी साहब। चलिए बिना किसी देरी के ब्लैक थंडर सेक्शन के 9वें पार्ट का आगाज़ करते हैं। क्या ये वही 3S क्लब है जहाँ चीफ जहाँ से खुफिया रास्ता लिबार्टी को आता है? रोजर ने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन अब इस रास्ते को सील्ड कर दिया गया है, इसलिए अब उसे किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ से चीफ ने कहा। यस सर, रोजर ने एक बार फिर मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। ओके, मुझे कामयाबी की रिपोर्ट मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रास्ता ख़त्म हो गया तो क्लार्क ने फ़ोन ऑफ कर दिया, फिर उसे उठाकर उसने अलमारी में रखा और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुबारक हो रोजर, तुम्हें अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। अगर तुमने कामयाबी हासिल कर ली तो सेक्शन हेडक्वार्टर तुम्हें अपना सुपर एजेंट करार दे सकता है, क्लार्क ने कहा। यस सर, मुझे इस कामयाबी के लिए बेपनाह जद्दोजहद करना पड़ेगी क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुकाबला आसान नहीं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। रोजर ने उठते हुए कहा तो क्लार्क ने इस बात में सर हिला दिया। आप बैरूनी रास्ता खोल दें ताकि मैं लिबार्टी से बाहर जा सकूं, रोजर ने कहा। ठीक है, मैं रास्ता खोल देता हूं और आबदोस के कैप्टन को भी अहकामात दे देता हूं, क्लार्क ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो रोजर शुक्रिया अदा करके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान अपने साथियों समेत एक दूसरी रिहाइश गाह में मौजूद था। उनकी पहली रिहाइश गाह को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया था, इसलिए इमरान एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से ये दूसरी रिहाइश गाह हासिल की थी और वो स्टार कॉलोनी की उस कोठी से जहां उन्होंने कार्रवाई की थी उस रिहाइश गाह पर आ गए थे। इमरान साहब, क्या आप लिबार्टी में दाखिल होने के लिए 3S क्लब का रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं? सफदर ने कहा। हाँ, जाहिर है अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम्हारा प्रोग्राम उस लिबार्टी को तबाह करना है या उसमें से सिर्फ पाकिस्तानी साइंसदान को वापस हासिल करना है? जूलिया ने कहा। फिलहाल तो यही मिशन है कि उस साइंसदान को वापस हासिल किया जाए। आगे हालात क्या शक्ल अख्तियार करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन इमरान साहब, आपने उस रास्ते को खोलने के लिए क्या प्लान बनाया है? अचानक कैप्टन शील ने कहा। रास्ता अंदर से ही खुल सकता है, बाहर से नहीं, और मुझे यकीन है कि ये रास्ता रेड ब्लॉक से सील किया गया होगा, इसलिए बाहर से तो किसी तरह से भी ये रास्ता नहीं खोला जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? जूलिया ने पूछा। यही तो सोच रहा हूँ कि फ़ायदा होगा या नुकसान, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने बेएहतियात होंठ बींच लिए। इमरान साहब, मुमकिन है आपका अंदाज़ा गलत हो, रास्ते को रेड ब्लॉक से सील्ड ना किया गया हो। सफदर ने कहा। गलत भी हो सकता है क्योंकि अंदाज़ा तो बहरहाल अंदाज़ा ही होता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उसके साथ ही उसने सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। उसके रिसीवर उठाने की वजह से जूलिया जो कुछ कहना चाहती थी यकलह खामोश हो गई। इमरान ने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एंथोनी बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एंथोनी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान के सामने चूँकि फ्लैग ने एंथोनी से बात फ़ोन पर की थी, इसलिए वो एंथोनी की आवाज़ पहचानता था। फ्लैग ने ही एंथोनी का यह खास नंबर बताया था, इसलिए इमरान को इंक्वायरी से इस बारे में मालूम ना करना पड़ा। सेक्शन हेडक्वार्टर सुपर एजेंट बेकाल बोल रहा हूँ, इमरान ने बेकाल की आवाज़ और लहजे में कहा। क्या मतलब? आप जिंदा हैं जनाब? जनाब, रोजर ने बताया कि आपको पाकिस्तानी एजेंटों ने हलाक कर दिया है, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। रोजर वो कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनाब, रोजर पहले लेबार्ट्री में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर थे, लेकिन अब सेक्शन हेडक्वार्टर ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ काम करने का टास्क दिया है। वो इस वक्त कहीं गए हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 सुपर एजेंट जो कार्लो से भिजवाए गए थे फ्लैग्स में हलाक कर दिए गए हैं। एंथोनी ने खुद ही सारी तफसील बता दी। नहीं, वो हलाक नहीं हूँ, वो हलाक हो गए, मैं हलाक नहीं हुआ, ना ही मेरी साथी जोजी हलाक हुई है। अलबत्ता फ्लैग हलाक हो गया है और टी-रेस मशीन भी तबाह हो गई। मुझे हेडक्वार्टर से ब्रीफ किया गया था कि इमरजेंसी की सूरत में तुमसे ताउन किया जा सकता है। फ्लैग चूँकि हलाक हो गया है इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है, इमरान ने कहा। ठीक है सर, हुक्म फरमाइए। रोजर कब वापस आएगा? इमरान ने पूछा। मुझे मालूम नहीं जनाब, वो यहाँ आए और फिर जहाँ उन्होंने इस रास्ते का मुआयना किया जिसे सील्ड कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ उनके रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें बाहर फील्ड में काम करना होगा। अलबत्ता ज़रूरत के वक्त वो मुझे कॉल कर लेंगे। उसके बाद वो चले गए। एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं और जोजी तुम्हारे क्लब आ रहे हैं, तुमसे एक खसूसी प्लानिंग पर डिस्कस करनी है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। चलो उठो, फिलहाल और कोई सूरत नहीं कि वहाँ जाकर हम भी रोजर की तरह उस रास्ते को चेक कर लें, शायद काम बन जाए, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन हमारे पास ऐसा रास्ता खोलने के लिए खसूसी असलहा तो नहीं और शायद वो यहाँ से मिले भी ना, सफदर ने कहा। वहाँ पहुँच कर सूरत हाल देख लें, फिर उसका फैसला भी कर लेंगे, इमरान ने कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो एक कार में सवार उस कोठी से बाहर आए और आगे बढ़ते चले गए। इमरान ड्राइविंग सीट पर था। वो सब इस वक्त तकरीबन मेकअप में थे। इमरान ने टोक्यो का नक्शा बगौर चेक कर लिया था, इसलिए अब किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत ना रही थी।
थोड़ी देर बाद वो जजीरे के मशरकी इलाके में वाक़या 3S क्लब में पहुंच चुके थे। ये 2 मंजिला इमारत थी। पार्किंग में कार रोकर वो नीचे उतरे और तेज़ तेज़ कदम उठाते क्लब की तरफ बढ़ने लगे। आप और जूलिया तो सुपर एजेंट बन गए हैं, हम क्या हैं? सफदर ने कहा। हम नकली सुपर एजेंट हैं, तुम तो बहरहाल असली हो, इमरान ने जवाब दिया। तो सब बेएहतियात मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद इमरान और उसके साथी क्लब के मेन हॉल में दाखिल हुए और सीधे काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए। यस सर, काउंटर पर खड़ी हुई लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम बेकाल है और ये मेरी साथी जोजी है, जबकि ये तीनों हमारे ग्रुप के आदमी हैं। एंथनी को बता दो ताकि वो हमारा शायान शान तरीके से इस्तकबाल कर सके, इमरान ने कहा। तो लड़की ने मुस्कुराते हुए सब असबाब में सर हिला दिया और सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा के उससे 2 नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से मैगी बोल रही हूँ। 5 अफराद का ग्रुप काउंटर पर मौजूद है, मिस्टर बेकाल और मिस जोजी, और उनके ग्रुप में मज़ीद 3 अफराद हैं, मैगी ने कहा। यस सर, मैगी ने दूसरी तरफ से बात सुनकर मोदबाना लहजे में कहा। रिसीवर रख कर उसने एक साइड पर खड़े हुए अधेड़ उम्र आदमी को इशारे से बुलाया। इन्हें जनरल मैनेजर साहब के ऑफिस में ले जाओ, मैगी ने उस अधेड़ उम्र आदमी से कहा। ओके आइए जनाब, उस अधेड़ उम्र आदमी ने मोदबाना लहजे में कहा। फिर वो सब उसकी रहनुमाई में चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर वाक़या एक ऑफिस के सामने पहुँच गए। इसके बाहर एंथनी का नाम और जनरल मैनेजर के अल्फाज दर्ज थे। दरवाजे के बाहर एक मुसल्लह दरबान मौजूद था। आइए जनाब, मैनेजर साहब आपके मुंतज़िर हैं, उस दरबान ने मोदबाना लहजे में कहा और साथ ही एक हाथ से दरवाज़ा खोल दिया, जबकि उन्हें ले आने वाला वापस चला गया। इमरान ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसके पीछे जूलिया और उन दोनों के पीछे उनके साथी भी अंदर दाखिल हो गए। ये एक खासा बड़ा और वसी ऑफिस था। सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर एक नौजवान बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर सूट था। वो उनके अंदर दाखिल होते ही बेएहतियात उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम एंथनी है जनाब, उस नौजवान ने मेज़ की साइड से निकलकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे बेकाल कहते हैं और ये मेरी साथी जोजी है, ये हमारे ग्रुप के आदमी हैं, इमरान ने बेकाल के लहजे और आवाज़ में बात करते हुए कहा। तशरीफ़ रखें। एंथनी ने इमरान से मुसाफिया करने के बाद बाकियों को सर झुकाकर सलाम किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसके लहजे में उनके लिए बेपनाह एहतराम मौजूद था। इमरान अपने साथियों समेत सोफे पर बैठ गया, जबकि एंथनी वापस मेज़ के पीछे जाकर बैठने के बजाय उनसे कुछ फासले पर मौजूद कुर्सी पर मोदबाना अंदाज में बैठ गया। आप क्या पीना पसंद करेंगे जनाब? एंथनी ने कहा। लाइम जूस मंगवा लें, इमरान ने कहा। तो एंथनी सर हिलाता हुआ उठा और मेज़ के पीछे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके साथ उसने रिसीवर उठाकर जगह बाद दीगरे कई बटन प्रेस किए और किसी को 5 ग्लास लाइम जूस के लाने का आर्डर दिया और फिर रिसीवर रखकर उसने हाथ वापस खींचा। उसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे चट की आवाज़ छत से सुनाई, जिसके साथ ही इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म यकलख्त सुन्न हो गया हो। उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जहन इंतहाई तेज़ रफ्तारी से तारीख पड़ता चला गया। आखिरी एहसास जो उसके जहन में उभरा था वो यही था कि वो डाज खा चुके हैं। रोजर एक कमरे में मौजूद था। उसके अंदाज से बेचैनी नुमाया थी। वो बार बार मेज़ पर मौजूद फ़ोन की तरफ देखता और फिर उस तरह होंठ बींच लेता जैसे उसे फ़ोन पर गुस्सा आ रहा हो कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। तो उसने इस तरह झपट कर रिसीवर उठा लिया जैसे एक लम्हे की देर भी क़यामत बर्पा कर देगी। यस, रोजर बोल रहा हूँ, रोजर ने तेज़ लहजे में कहा। एंथनी बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से एंथनी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, जल्दी बताओ, रोजर ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। विक्ट्री जनाब, वो 5-6 स्पेशल रूम में बेहोश पड़े हैं, एंथनी ने जवाब दिया। तो रोजर ने बेएहतियात इत्मीनान भरा सांस लिया। कैसे हुआ, तफसील बताओ, रोजर ने इस बार कदरे मुसरत भरे लहजे में कहा। आपने जो कि मुझे पहले ब्रीफ कर दिया था कि बेकाल और जोजी दोनों हलाक हो चुके हैं और ये पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान और दूसरों की आवाज़ और लहजे की नकल करने का माहिर है। उसके साथ साथ आपने हिदायत भी की थी कि आखिरी लम्हे तक सबका नॉर्मल अंदाज में होना चाहिए ताकि उन्हें शक ना पड़ सके, इसलिए मैंने तमाम इंतजाम नॉर्मल अंदाज में किए थे। फिर 5 अफराद का ग्रुप आ गया। वो काउंटर पर पहुंचा और काउंटर गर्ल ने मुझसे बात की तो मैंने उन्हें ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस में भी मैंने उनसे ऐसे ही डील किया जैसे वो वाकई बेकाल और जोजी हों। फिर अचानक मैंने स्टाम रेस फायर कर दी और उन सबकी जिस्म यकलख्त एक लम्हे के लिए बेहिस्सो हरकत हुई और फिर वो बेहोश हो गए और अब उन्हें उस वक्त तक होश नहीं आ सकता जब तक उन्हें एंटी गैस ना सुंघाई जाए। मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आप उनका क्या करना है, उन्हें गोली से उड़ा दूँ या आप उनसे बातचीत करेंगे? एंथनी ने कहा। जहाँ ये मौजूद है वहाँ कोई आदमी मौजूद है? रोजर ने पूछा। यस सर, मेरे 2 आदमी वहाँ मुस्तकिल तौर पर मौजूद हैं और ऐसा भी मैंने आपके हुक्म पर किया, वरना बेहोश अफराद से किस किस्म का क्या खतरा हो सकता है? एंथनी ने जवाब देते हुए कहा। तुम उन्हें नहीं जानते, बहरहाल मैं आ रहा हूँ, फिर मज़ीद बात होगी, रोजर ने कहा। उसके साथ उसने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से 3S क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी।
उसके दिल में बेपनाह मुसरत की लहरें सी उठ रही थी, क्योंकि उसने वाकई दुनिया की खतरनाक तरीन सर्विस को काबू में कर लिया था। उसे यकीन था कि जब सेक्शन हेडक्वार्टर को इत्तला मिलेगी तो उसे यकीनन सेक्शन हेडक्वार्टर का सुपर एजेंट करार दे दिया जाएगा। उसके बाद उसकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी दौर शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी कार 3S क्लब में दाखिल हुई। उसने कार एक साइड पर बनी हुई पार्किंग में रोकी। नीचे उतरकर वो तेज़ से कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एंथनी ऑफिस में दाखिल हो रहा था। एंथनी उसको देखकर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। तुमने वाकई कारनामा अंजाम दिया है एंथनी, इसलिए बेफिक्र रहो। तुम्हें तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा मरात और इनामात मिलेंगे। रोजर ने आगे बढ़कर हाथ से उसके कांधे पर थपकी देते हुए कहा, शुक्रिया जनाब, अलबत्ता एक दरखास्त भी है। एंथनी ने कहा तो रोजर बेएहतियात चौंक पड़ा। कैसी दरखास्त, खुलकर बात करो, रोजर ने कहा। इस ग्रुप में एक लड़की भी है जो मेरे मयार पर हर तरह से पूरी उतरती है। अगर आप उसे फौरी तौर पर गोली ना मारें और मुझे बख्श दें तो मैं आपका मशकूर रहूँगा। एंथनी ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। असल आदमी इमरान है, वो हलाक हो जाए तो बाकी लोगों का कोई मसला नहीं। रोजर ने कहा, थैंक यू जनाब। एंथनी ने मुसरत भरे लहजे में कहा, आओ चलो मेरे साथ। कहाँ है वो? मैं फौरी तौर पर उन्हें अपने हाथों से हलाक करना चाहता हूँ, रोजर ने कहा। ये सर आइए, एंथनी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोजर उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो क्लब के तहखानों से एक तहखाने में दाखिल हुए तो वहाँ फर्श पर पांच अफराद टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे और वहाँ 2 आदमी भी मौजूद थे। इनमें से इमरान कौन हो सकता है? रोजर ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, कोई भी हो, आप उन्हें गोलियों से उड़ा दें, जो भी होगा उनमें ही होगा। एंथनी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बहरहाल इमरान की शनाख्त करना होगी, वरना सेक्शन हेडक्वार्टर मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि मैंने इमरान का खात्मा कर दिया है। रोजर ने कहा, क्या आप उसे चेहरे से पहचानते हैं? एंथनी ने कहा, हाँ, मैंने एक बार एक फ़ाइल में इसका फ़ोटो देखा था, इसलिए मैं पहचान जाऊँगा। तुम उनकी मेकअप चेक कराओ। रोजर ने एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो एंथनी ने वहाँ मौजूद अपने आदमी को हिदायत देना शुरू कर दी। फिर वो रोजर के करीब कुर्सी पर बैठ गया। बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस लड़की को यहाँ से अपने कमरे में भिजवा दूँ, एंथनी ने कदरे बेचैन से लहजे में कहा। इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, पहले मुझे उन्हें हलाक करने दो, रोजर ने इस बार कदरे नापसंदीदा से लहजे में कहा तो एंथनी होंठ भींचकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद जदीद मेकअप वाशर लाया गया। फिर एक आदमी का मेकअप वाश किया गया, लेकिन जब कंटोप हटाया गया तो रोजर के साथ साथ एंथनी भी बेएहतियात उछल पड़ा, क्योंकि वो आदमी उसी चेहरे में था जिसमें पहले था। क्या मतलब, ये उसका मेकअप वाश क्यों नहीं हुआ? रोजर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हैरत है, इस कदर जदीद मेकअप वाशर भी नाकाम रहा। यकीनन उन्होंने किसी खास टाइप का मेकअप कर रखा होगा, एंथनी ने जवाब दिया। हाँ, ये इंतहाई शातिर और ज़हीन लोग हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? अगर उनका मेकअप वाश ना हुआ तो सेक्शन हेडक्वार्टर तो किसी तरह भी यकीन ना करेगा कि हमने असल आदमी का खात्मा कर दिया है, रोजर ने कहा। सेक्शन हेडक्वार्टर में यकीनन ऐसे जदीद तरीन मेकअप वाशर होंगे जो उन्हें चेक कर लेंगे, इसलिए उन्हें हलाक करके उनकी लाशें वहाँ भिजवा दी जाएँ, एंथनी ने कहा। और अगर वहाँ भी उनके मेकअप वाश ना हुए तो जानते हो क्या होगा? हम दोनों को नाकाम और निकम्मे करार देकर हमारे डेथ आर्डर जारी कर दिए जाएंगे, रोजर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर आप जैसा कहें, एंथनी ने कहा। मुझे तो यकीन है कि यही असल आदमी है, लेकिन उसे साबित कैसे किया जाए ये बात समझ में नहीं आ रही, रोजर ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप सेक्शन हेडक्वार्टर को कॉल करें और उनको सब कुछ तफसील से बता दें, फिर वो जैसे कहें वैसे करें, एंथनी ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे वापस अपने कमरे में जाना होगा और अगर उन्हें इस दौरान होश आ गया तो ये लोग सिचुएशन बदल देंगे, रोजर ने कहा। तो उन्हें गोलियों से उड़ा देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, एंथनी ने जवाब देते हुए कहा। मेरे ख्याल में तुम्हारी ये तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, इस तरह हर किस्म का खतरा ख़त्म हो जाएगा, रोजर ने कहा और जेब में हाथ डालकर उसने मशीन पिस्टल निकाल लिया। 1 मिनट, अचानक एंथनी ने कहा। क्या हुआ? रोजर ने चौंक कर कहा। ये औरत उनके दरमियान में पड़ी है, इस तरह उसे भी गोली लग सकती है या ये जख्मी हो सकती है। पहले मैं इसे उठवाकर कमरे में पहुंचा दूं, एंथनी ने कहा। क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, रोजर ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, आप उसे मेरी मखसूस नफ्सियाती कैफियत कह लें और मैं क्या कह सकता हूँ, एंथनी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। ठीक है, उठवा लो, रोजर ने कहा तो एंथनी ने अपने आदमी को हिदायत देना शुरू कर दी। फिर एक आदमी ने आगे बढ़कर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई औरत को उठाकर कांधे पर लाद और तेज़ी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो रोजर ने मशीन पिस्टल कर फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े बेहोश अफराद की तरफ किया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही गोलियां बारी बारी उन चारों के जिस्मों में घुसती चली गईं। ओके, अब मैं मुतमईन हूँ, आओ, रोजर ने मुस्कुराते हुए कहा और मशीन पिस्टल जेब में डालकर वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाओ, एंथनी ने अपने दूसरे आदमी को हिदायत देते हुए कहा और तेज़ी से मुड़कर रोजर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि कमरे में मौजूद दूसरा आदमी उसके पीछे कमरे से बाहर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर साइड पर खड़ा हो गया, जबकि रोजर और एंथनी दोनों तेज़ से इस कदम उठाते आगे बढ़ते चले गए।
दर्द की एक तेज़ लहर जूलिया के जिस्म में दौड़ती चली गई तो उसका तारीख बढ़ा हुआ जहन बेएख्तियार रोशन होने लग गया। उसी लम्हे उसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी। पूरी तरह होश में आ जाओ हनी, ताकि भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जा सके। बोलने वाले के लहजे में बेपनाह हवस की झलकियां नुमायां थी और शायद ये उस आदमी की आवाज़ में मौजूद हवस थी कि जूलिया के जहन को झटका लगा। उसके साथ ही उसका जहन पूरी तरह बेदार हो गया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो वो ये देखकर बेएहतियात उछल कर बैठ गई कि वो एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी, जबकि वो एंथनी, जिससे वो मिलने उसके ऑफिस में गए थे, कोट उतार कर अलमारी में रख रहा था। उसकी साइड जूलिया को नज़र आ रही थी। जूलिया के जहन में यकलहत बेहोश होने से पहले के मनाजर घूम गए। मेरे साथी कहाँ हैं? जूलिया ने चौंक कर कहा। वो हलाक कर दिए गए हैं। तुम्हें भी मैंने इसलिए हलाकत से बचा लिया कि तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसलिए इस तरह जिंदा बच जाने पर मेरा शुक्रिया अदा करो। एंथोनी ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी तो जूलिया बेएहतियात उछलकर बेड से नीचे उतर आई। अरे अरे बैठी रहो, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें होश कर दूंगा। एंथोनी ने शर्ट उतार कर उसे अलमारी में रखते हुए कहा। उसके अंदाज में ऐसा इत्मीनान था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जबकि जूलिया के जहन में आंधियाँ सी चल रही थी। इसलिए नहीं कि उसे इस एंथोनी से कोई खतरा था, बल्कि इसलिए कि क्या ये एंथोनी दुरुस्त कह रहा है? क्या वाकई इमरान और दूसरे साथियों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है? क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? क्या वाकई मेरे साथी हलाक कर दिए गए हैं? जूलिया ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, मेरे सामने बॉस रोजर ने मशीन पिस्टल से उन पर गोलियां बरसाई थी और वो हलाक हो गए हैं। एंथोनी ने अब मुड़ते हुए कहा। कहाँ हैं उनकी लाशें? जूलिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। छोड़ो उन लाशों को, जश्न की बात करो। एंथोनी ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलह चीखता हुआ उछलकर बेड पर जा गिरा। जूलिया का बाजू पूरी कुव्वत से घूमा था। बेड पर उसका आधा जिस्म गिरा, जबकि बाकी आधा जिस्म बेड से नीचे था, इसलिए वो लटक सा गया। उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया पर तो दरिंदगी सवार हो गई। उसका बाजू एक बार फिर घूमा और उछता हुआ एंथोनी चीखता हुआ इस बार फर्श पर जा गिरा। उसने एक बार फिर तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार जूलिया की लात पूरी कुव्वत से घूमी और कमरा एंथोनी की पसलियां टूटने की आवाज़ के साथ साथ उसके हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। बताओ क्या हुआ? कहाँ है मेरे साथी? बताओ, जूलिया ने दरिंदगी से भरपूर लहजे में गराते हुए कहा। उसके साथ उसकी लात एक बार फिर घूम गई। बताता हूँ, मुझे मत मारो, बताता हूँ, एंथोनी ने चीखते हुए लहजे में कहा। बताओ जल्दी, वरना, जूलिया ने एक बार फिर उसके सीने पर लात मारते हुए कहा। इस बार एंथोनी के मुंह से घुटी घुटी सी आवाज़ें निकलने लगी। वो उस कमरे के बारे में बता रहा था जहाँ उसके साथियों की लाशें मौजूद थीं। जूलिया ने उससे तमाम तफसील पूछी। उसके साथ उसने पूरी कुव्वत से उछलकर उसके सीने पर जंप लगाया। फिर नीचे उतरकर वो बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने मुड़कर भी ना देखा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस अंदाज की ज़र्ब के बाद यकीनन एंथोनी का दिल फट गया होगा और वो चंद लम्हों बाद लाजमन हलाक हो जाएगा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई, फिर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। फिर जैसे ही वो एक राहदारी मुड़ी, अचानक एक मुसल्लह आदमी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ? उस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो आदमी कहाँ है जिन्हें हलाक किया गया है? जूलिया ने यकलह चीखते हुए कहा। उधर उस कमरे में, मगर तुम तो? उस आदमी ने मुड़कर इशारे से जवाब देते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलह चीखता हुआ उछला और एक धमाके से नीचे जा गिरा, जबकि जूलिया दौड़ती हुई राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। जिधर से वो आदमी निकलकर बाहर आया था, उसका जहन वाकई बगोलों की जद में था। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जो बंद था। उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे को धक्का दिया और उछलकर अंदर दाखिल हुई तो दूसरे लम्हे उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जहन का फ्यूज़ यकलहत उड़ गया हो, क्योंकि वहाँ फर्श पर वाकई टेढ़े मेढ़े अंदाज में इमरान और दूसरे साथियों की लाशें पड़ी हुई नजर आ रही थी। खून सबके जिस्मों से निकलकर नीचे फर्श पर फैला हुआ था। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके अपने हालत में मौजूद सांस पत्थर में तब्दील हो गया हो कि अचानक उसके जहन को झटका लगा और वो तेज़ी से उछलकर आगे बढ़ी। उसने इमरान और दूसरे साथियों के जिस्मों में हरकत देख ली थी, लेकिन ये हरकत बेहद सुस्त थी। जूलिया दौड़ती हुई उनकी तरफ बढ़ी और उसने एक के बाद दीजिए इमरान समेत सब साथियों को झंझोड़ कर रख दिया। पानी पानी। इमरान अचानक इमरान के मुंह से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया बिजली की सी तेज़ी से दौड़ती हुई एक तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये बाथरूम का दरवाज़ा था और फिर ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वहाँ एक जग भी मौजूद था। उसने बिजली की तेज़ी से जग में पानी भरा और वापस आकर उसने बारी बारी पानी इमरान और दूसरे साथियों के हलक में डाला और फिर बाकी पानी उसने उनके जख्मों पर अंडेल दिया। पानी हलक में उतरते ही इमरान और उसके साथियों ने कराहना शुरू कर दिया। फिर इमरान ने उठकर बैठने की कोशिश की तो जूलिया ने यकलहत उसे बाजू से पकड़कर उठने में मदद दी। ओ तुम सब शदीद ज़ख्मी हो, शदीद ज़ख्मी। तुम्हें गोलियां मारी गई हैं, तुम्हारे जिस्मों से काफ़ी खून निकला है, क्या किया जाए? जूलिया ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसे शायद अपने आप पर भी कंट्रोल ना रहा था। मेडिकल बॉक्स तलाश करो, तनवीर और सफदर दोनों मर रहे हैं, जल्दी करो, यकलहत इमरान ने चीखते हुए कहा। गो वो अपनी तरफ से चीखा था, लेकिन उसकी आवाज़ में बेपनाह नकाहत थी।
मेडिकल बॉक्स कहाँ होगा, कहाँ होगा? जूलिया ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पैरों में जैसे पंखे से लग गए। वो बिजली की सी तेज़ी से दौड़ती हुई वहाँ पहुंची जहाँ वो आदमी पड़ा था जिसे उसे ज़र्ब लगाकर गिरा दिया था। जूलिया ने उसकी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार किया, इसलिए उसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। ये तो मर गया, जूलिया ने कहा और एक बार फिर दौड़ती हुई उस तरफ को बढ़ती चली गई जहां बेडरूम में एंथनी की लाश थी। उसे मालूम था कि एंथनी हलाक हो चुका होगा, लेकिन फिर भी वो उधर ही दौड़ती चली जा रही थी। जब वो बेडरूम में दाखिल हुई तो वाकई एंथनी की आंखें बेनूर हो चुकी थी। उसके मुंह और नाक से खून निकलकर इधर उधर फैला हुआ था। जूली ने बेडरूम में मौजूद एक अलमारी के पट खोले। दूसरे लम्हे वो बेएहतियात उछल पड़ी क्योंकि अलमारी के निचले खाने में वाकई एक मेडिकल बॉक्स मौजूद था। न जाने ये मेडिकल बॉक्स बेडरूम की अलमारी में क्यों रखा था, लेकिन इस बात को सोचने का उसे होश ही ना था। उसने मेडिकल बॉक्स उठाया और पहले से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती हुई वापस उस कमरे की तरफ बढ़ती चली गई जहां इमरान उसके साथी मौजूद थे। ओ जल्दी करो, मेरा बाजू हरकत नहीं कर रहा, तुम हो तो नहीं इंजेक्शन लगाओ, इमरान ने कहा तो जूलिया ने मेडिकल बॉक्स खोलकर उसे फर्श पर पलट दिया। इमरान का एक बाजू बिल्कुल बेहिस्सा हो रहा था, उसमें 2 गोलियां लगी थीं जबकि बाकी गोलियां उसकी पसलियों में लगी हुई थीं। इमरान ने दूसरे हाथ से इंजेक्शनों की एक डिबिया की तरफ इशारा किया तो जूलिया ने धाई फुर्ती से एक सिरिंज उठाई। फिर उसमें इंजेक्शन भरकर उसने सबसे पहले तनवीर के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने दूसरा इंजेक्शन सफदर के बाजू में लगा दिया। उनके जिस्मों से गोलियां निकालना पड़ेंगी। कैप्टन शील की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं, उसकी टांगों और कोल्हों में गोलियां लगी हैं, उसे होश में ले आओ, उसे झंझोड़ो, इमरान ने कहा तो जूलिया ने आगे बढ़कर कैप्टन शील को बुरी तरह झंझोड़ दिया। तो कैप्टन शील जो कुछ होश में था यकलहत उसने एक झटके से उठने की कोशिश की। कैप्टन शील जूलिया का हाथ बटाओ, सबके जिस्मों से गोलियां निकालो, इमरान ने अपनी तरफ से चीखते हुए कहा। उसके साथ ही वो खुद भी लहरा कर वापस फर्श पर गिर गया तो जूलिया बेएहतियात चीखने लग गई। उसकी हालत देखने वाली हो रही थी। मिस जूलिया खामोश रहो। अचानक कैप्टन शील की घबराती हुई आवाज़ सुनाई दी तो चीखती हुई जूलिया यकलहत इस तरह खामोश हो गई जैसे चाबी भरा खिलौना चाबी ख़त्म होने पर बेहिस्सो हरकत हो जाता है। कैप्टन शील ने एक बार फिर उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ ना पा रहा था, जबकि इमरान, सफदर और तनवीर तीनों की हालत लम्हा ब लम्हा खराब से खराब तर होती चली जा रही थी।